वेलकम बैक एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू विद प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एक रूप है, हिस्सा है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक हम डिस्कस करके आ चुके हैं आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, जो आपकी हमने एग्रीकल्चर के जो टाइप्स देखे थे आपके इंटेंसिव वगैरह। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? होता क्या है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपका? किसी पर्टिकुलर टाइप, एक टाइप की क्रॉप को, या जो एक टाइप का प्लांट होता है उसको एक बड़े मैनर में पूरे बड़े एरिया में जो है ग्रो करते हैं, जब उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। सो द मेन एरियाज ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इसके जो ये मेन पार्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के, वो ये हैं। And it is a commercial agriculture in which crops like tea, coffee, cocoa, rubber or cotton, oil palm, sugarcane, banana, pineapples are grown to be sold in the market. तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो प्लांट होता है आपका, चाहे वो टी है, चाहे कॉफ़ी है, चाहे रबर है, चाहे कुछ भी है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट एक बड़े लेवल पे जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है ये, ठीक है। तो इनको इस तरीके से उगाया जाता है कि फिर इनसे मार्केट में बेच के पैसा कमाया जा सके, ठीक है। ओवरऑल कमर्शियल चीज़ है ये। सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ट्रॉपिकल लैंड्स बाय यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन, प्राइमरली इन द कॉलोनीज रूल्ड बाय देम। तो कॉलोनीज जो ब्रिटिशर आपके थे या आपके यूरोपियन कंट्रीज थे, जिन कंट्रीज़ के ऊपर उनका अधिकार था, जहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी थी, उन एरिया में जो है ये अपना जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इन्होंने स्टार्ट किया था। फार्मिंग आर डन ऑन लार्ज एरिया और प्लांटेशन लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो फार्मिंग जो है आपकी है, जो प्लांटेशन है आपका, ये बहुत बड़े एरिया में किया जाता है और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इसमें रिक्वायर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इसमें। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है कि एक पर्टिकुलर एक टाइप की क्रॉप ही उगाई जाएगी। चीप लेबर चाहिए, क्योंकि भाई बहुत बड़े एरिया में और बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने होते हैं, तो चीप लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ए गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच कनेक्ट्स टू द मार्केट। तो एक जो चीप और गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, भाई आपका एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि ये प्लांट्स वगैरह इतने होते हैं, फिर इनका जो मटेरियल मिलता है, हमें इनसे फल वगैरह मिलते हैं या जो प्रोडक्ट मिलता है वो इतना ज़्यादा होता है। तो फॉर दैट वी नीड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो चीप होनी चाहिए और बेटर होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन। तो इसके अंदर जो यूरोपियन और अमेरिकन थे आपके, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा है? द फ्रेंच सेटअप कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। तो फ्रांस, जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने जो है कोको और कॉफ़ी को कहाँ पे सेटअप किया? वेस्ट अफ्रीका के अंदर इसका सेटअप किया। और ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ब्रिटिश ने क्या किया, आपके जो टी गार्डन्स लगाए, जो अभी इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर, आपके असम वगैरह में आपको देखते होंगे, अभी भी आपने पढ़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा आपका असम में टी प्लांटेशन है, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज़। तो रबर का प्लांटेशन मलेशिया में करवाया, शुगर केन और बनाना का आपका वेस्ट इंडीज़ के अंदर इन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट करवाया। After that, Spanish American invested heavily in coconut and sugarcane plantation in the Philippines. तो स्पेनिश और अमेरिकन ने जो ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट किया, कोकोनट और शुगर केन प्लांटेशन जो फिलीपींस आपका है वहाँ पे। द डच वंस हैड मैनेज शुगर केन इन इंडोनेशिया। तो डच लोग थे आपके, उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर है जो शुगर केन जो है शुरू करवाई थी, एक बार कोशिश की थी। सो सम कॉफ़ी फेजेंडाज, जो लार्ज प्लांटेशन होती हैं फेजेंडाज इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेज बाय यूरोपियन। तो ब्राज़ील के अंदर है जो कुछ आपके कॉफ़ी प्लांटेशन वाले बड़े बड़े एरिया हैं, लार्ज प्लांटेशन एरिया फेजेंडाज हैं, वो जो है कुछ अभी भी यूरोपियन के अंडर में है, यूरोपियन उनको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, बट मोस्टली जो है आपकी वो गवर्नमेंट के अंडर में जा चुके हैं अभी, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है मोस्टली उन पर। Now, next is extensive commercial grain cultivation. What is this? It is practiced in the interior part of semi-arid lands. जो आपके semi-arid सूखा शुष्क इलाके जो होते हैं semi-arid, वहाँ पर ये आपका किया जाता है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं हम।
Wheat is the main crop and other crops like corn, barley, oats, rye are also grown. तो आपके ये wheat तो मेन है, बट इसके अलावा जो आपकी क्रॉप है वो भी उगाई जाती हैं, ठीक है, वो भी इसमें आप प्रोडक्शन उनका होता है इसमें. द साइज ऑफ फार्मिंग इज वेरी लार्ज, देयरफॉर ऑल वर्क फ्रॉम प्लॉइंग टू हार्वेस्टिंग डन विद मशीन्स. तो भाई साइज है जो फार्म का बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई कई जो है कि जैसे यहाँ पे तो हमारे किले होते हैं, एकड़ होते हैं, बट वहाँ पे जो है आपका काफ़ी काफ़ी लंबे लंबे जो हेक्टेयर में कई कई हेक्टेयर एक किसान के पास ज़मीन होती है. यहाँ पे तो कुछ हेक्टेयर होती है, वहाँ पे 100 100 200 300 हेक्टेयर ज़मीन एक उसके पास होती है. ओके. आफ्टर दैट इसमें जो है आपका फिर इसी वजह से जो आपका चाहे वो ज़मीन जोतने से लेकर और पेड़ वगैरह जो है पेड़ वगैरह लगाना, फिर उसको पानी वगैरह देना, उनकी देखभाल करना और एंड में उसको काटने तक, ठीक है, स्टार्ट करने से एंड तक की प्रोसेस जो है मशीन के द्वारा की जाती है इसमें आपकी. फिर this type of agriculture include the area of Eurasian steppes, the Canadian and American prairies, the pampas of Argentina, the wilds of South Africa, the Australian down and the Canterbury plain of New Zealand. तो ये आपके एरिया है जहाँ जहाँ पर जो है आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है. सो लेट मी ट्राई टू शो यू. आपके ये प्रेरीज हैं, आपके स्टेपीज़ हैं, आपके या आपके फिर अर्जेंटीना के अंदर कुछ रीजन है, ठीक है, आपका ये डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में, तो ये रीजन्स हैं आपके वाइल्ड्स ऑफ जो हम इनको देखने को मिलते हैं. आफ्टर दैट वी हैव मिक्स फार्मिंग. मिक्स फार्मिंग समझते हैं क्या मिक्स फार्मिंग. दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इज डन एट द सेम टाइम. भाई क्रॉप लगाना, फसल लगाने से के साथ साथ जो है आपका जानवरों को भी पाला जाता है, ठीक है. दिस इज मिक्स फार्मिंग. आफ्टर दैट क्रॉप एसोसिएटेड विद इट आर व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मीज, फोडर एंड रूट क्रॉप्स. तो ये आपकी क्रॉप्स हैं, और जो फोडर क्रॉप्स हैं आप इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मिक्स फार्मिंग का, क्योंकि जो आपके एनिमल्स लाइक कैटल, शिप, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलोंग विद क्रॉप्स. तो उनके लिए भी अनाज वगैरह उगाया जाता है, क्योंकि ये एनिमल्स भी आपके इन्हीं के साथ जो पैसा कमाने में इनकी हेल्प करते हैं. सो इन दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ हाई, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर एंड ऑल्सो डन बाय स्किल्ड फार्मर्स. तो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ग्रीन मैन्योर भी यूज़ होता है, और स्किल फार्मर के द्वारा किया जाता है. ये नहीं कि भी कोई भी नौसिखिया आ जाता है वो करने रहता है, स्किल प्रॉपरली स्किल्ड फार्मर होने चाहिए इसके लिए, ठीक है. इट इज़ डन इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ यूरेशिया. तो जो आपके यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर और कुछ पार्ट आपका यूरेशिया जो यूरोप और एशिया को मिला के बनता है, नॉर्दर्न साइड में जो उसका हिस्सा है, ठीक है, तो दैट इज़ यूरेशिया. नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग. तो डेयरी फार्मिंग में आपका क्या चीज़ें आ जाती हैं. This is a special type of farming in which animals are reared for milk and main emphasis is laid on cattle breeding, health care and veterinary services. तो जो है आप में डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, आपका एनिमल्स को जो है पाला जाता है और उनकी ब्रीड पे, उनकी हेल्थ पे ध्यान रखा जाता है, उनको जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है कि जो भाई वो ढंग से रहें और ढंग से बढ़िया दूध दें, उस तरीके से उनको रखा जाता है. डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे. आफ्टर दैट इन दिस फीचर्स मिल्च एनिमल्स आर द टाइप ऑफ इट. तो मिल्च जो दुधारू पशु होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं, वो इसके टाइप मतलब इसमें आते हैं. हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फोडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन. तो जो है हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि इसमें जो जानवरों के घर रहने के लिए घर और उनके अनाज वगैरह के स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़, और आपका उनको खाने के खिलाने के लिए तरीके, और जो दूध निकालने की मशीनें, तो बहुत ज़्यादा हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है. इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स rigorous cares in feeding and
मिल्चिंग। तो आपका जो इसमें लेबर की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जो इसमें उनको चाहे खाना खिलाने से लेकर दूध निकालने तक या उनका देखभाल करने तक, साफ सफाई करने तक बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कैपिटल जो आपका लेबर यानी कि आपका मजदूर की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है। देर इज़ नो ऑफ सीजन बिकॉज एनिमल्स रिक्वायर प्रॉपर केयर थ्रू आउट द ईयर। तो कोई ऑफ सीजन नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जो है जानवर जो है आपको सारा साल डेली उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको डेली खाना खिलाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे क्रॉप प्रोडक्शन में है, आपने आज फसल लगा दी तो कुछ दिन बाद पानी दे दो, या फिर फसल आज कट गई तो थोड़े दिन खाली पड़ा है टाइम। तो पूरा साल काम होता है इसमें। ठीक है, एंड इट इज़ मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर नियर मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर के आसपास होता है ये मोस्टली। आपने डेयरी जो आपका मार्केट हो गया, डेयरी सेंटर होगा कोई भी, तो क्योंकि उसको जो है अपना प्रोडक्ट जो तैयार करना होता है उसको जल्दी से डिलीवर करना होता है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आपको पता है दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम तक उनको हम स्टोर नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए उनके आसपास सेटअप हुई है ये शहरों की, भी जल्दी से निकाला और वही जो है वो जल्दी उसको डिलीवर कर दिया। The scope of dairy farming has increased due to development of transportation, refrigeration and pasteurization. तो आपका जो डेयरी फार्मिंग है वो आजकल ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़िया डेवलप हो रही है। जो रेफ्रिजरेशन, भाई फ्रिज वगैरह इतने बढ़िया आ गए, कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, और उनको हम लंबे दूरी तक जो है अब उनको डिलीवर कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो डेयरी फार्मिंग का जो फ्यूचर काफ़ी डेवलप है अब। और एरियाज़ कौन कौन से हैं अब इसमें? आपके नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, और आपका फिर साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। ठीक है, तो ये आपके जो रीजन है जहाँ पर डेयरी फार्मिंग ज़्यादातर होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपका जो थोड़ा सा चैप्टर रहता है अभी, उसमें नेक्स्ट में हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर और फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इफेक्टिव फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।